नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी की 13 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। यूपी विधान परिषद चुनाव के नामांकन के लिए अंतिम तारीख 9 जून रखी गई है, जिसके बाद 20 जून को एमएलसी चुनाव होना है। बीजेपी के पास 9 और सपा के पास 4 सीटों का बहुमत है। बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री जसवंत सैनी, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप का नाम इसमें शामिल है। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद के साथ ही आपको बताएं कि कई नाम इसमें शामिल हैं। इसके अलावा सत्यरुद्र प्रकाश और सुरेंद्र कुमार कश्यप भी बीजेपी सूची के रेस में हैं। वहीं बीजेपी ने 9 और सपा ने 4 सीटों पर दांव लगाया है। इस पर खास जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। जी नितिन, जिस तरीके से विधान परिषद का चुनाव होने वाला है, बीजेपी ने 9 और सपा ने 4 सीटों पर दांव लगाए, क्या कुछ इसको लेकर पूरी जानकारी? लता जी, आपको बताना चाहूंगा कि 20 जून को चुनाव होना है और 9 जून को नामांकन की आखिरी तिथि है। 10 जून को पर्चा वापस और कई खामियां जो नामांकन पत्रों की जांच होगी। उसके अलावा लगातार जो चीजें दिख रही थी उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की 8 सीटें आसानी से जीतते हुए नजर आ रही हैं। वही सपा की बात कर ली जाए तो सपा के हाथ भी कहीं ना कहीं 4 सीटें नजर आ रही है। 4 सीटें उनको भी मिलने की उम्मीद है। अब देखना दिलचस्प बात यह है कि कल फाइनली तय हुआ कि आज 12:30 बजे एमएलसी चुनाव के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य नामांकन करेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सबसे लास्ट में उन्होंने डिक्लेयर किया सपा ने, और 4 प्रत्याशी मैदान में जो उतारे हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य, सोगन सिंह यादव और सुशील आनंद, जिनको लोकसभा का टिकट पहले दिया जा रहा था, उनकी जगह धर्मेंद्र यादव को दे दिया गया आजमगढ़ से। और शहनवाज खान उर्फ सब्बू, आजम खान के नजदीकी सहारनपुर निवासी सरबत खान है उनके पुत्र। तो ये आपको बताना चाहूंगा, लगातार जो चीजें चल रही थी उसको देखते हुए चीजें बन रही है। भाजपा में एमएलसी सीटों के लिए दावेदारों की लंबी कतारें हैं, जिनके कई मजबूत पैरोकार भी हैं। ऐसे में कई दिन से शीर्ष नेतृत्व का विचार मंथन कर रहा था, मगर 15 सीटों पर किसको विधान परिषद भेजा जाए, जिससे 2024 में चुनाव होने वाला लोकसभा, उसमें कहीं ना कहीं जाति समीकरण संतुलन बना रहे। ये देखा जा रहा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक विचार निर्वाचन के नामित सहित सभी 15 सीटों के लिए उम्मीदवारों पर हुआ है। लेकिन 9 जून को एमएलसी चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि है। यानी ये देखने वाली बात होगी कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित 7 मंत्री तय हैं। केशव के अलावा पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी का परिषद में कार्यकाल खत्म हो रहा है, जबकि सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, पिछड़ा वर्ग कल्याण व दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप, संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी व आयुष खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है। इनके साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर आए एमएलसी सदरूप प्रकाश और बहुजन समाज पार्टी के से आए सुरेश कुमार कश्यप को टिकट देकर चुनावी वादा पूरा करना है, क्योंकि इन दोनों का कार्यकाल 6 जुलाई को समाप्त हो रहा है। यदि सदरुद्र प्रकाश और सुरेश को नामित करने के बजाय चुनाव लड़ाने का निर्णय होता है तो 9 की सूची यह पूरी हो जाएगी। अब रह गया है संगठन बताना कि संगठन क्या कहता है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सैंतवार, वाराणसी के महेश श्रीवास्तव और कानपुर के बुंदेल। तो नितिन, ये साफ तौर पर मान लिया जाए, हालांकि विधानसभा चुनाव में देखा हमने कि बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, ऐसे में आप जो विधान परिषद का चुनाव है, कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल होगा 2024 का। बिल्कुल लता जी, बिल्कुल सेमीफाइनल होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिसका पूर्ण बहुमत उसकी कम से कम सरकार ये कही जा सकती है, क्योंकि लगातार विधानसभा में भाजपा का पूर्ण बहुमत हो चुका है, विधान परिषद में भी पूर्ण बहुमत होने के पूरे आसार हैं। और उसके बाद राज्यसभा, लोकसभा और में अगर इनका पूर्ण बहुमत होता है तो किसी भी बिल को पारित करने में बड़ी आसानी से अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ सकता है। और लगातार जो चीजें देखने को मिलती थी वह कहीं ना कहीं दूर हो चुकी है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि सभी सदनों में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और अपना परचम लहराएगी। बिल्कुल, बाकी बहुत शुक्रिया आपका नितिन तमाम जानकारियों के लिए।
तो इस तरीके से विधान परिषद के अब चुनाव होने हैं, जिसको लेकर साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि आगामी 2024 में जो चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव, कहीं ना कहीं उसका सेमीफाइनल ये होगा, क्योंकि इस चुनाव के बाद ये समझ पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि क्या कुछ रास्ते समाजवादी पार्टी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में बनने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। स्वामी प्रसाद मौर्य आज नामांकन करेंगे एमएलसी चुनाव के लिए। आपको बताएं कि नामांकन स्वामी प्रसाद करने वाले हैं। आज करीब 12:30 बजे स्वामी प्रसाद मौर्य नामांकन करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आपको बताएं कि साथ में मौजूद रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हालांकि एमएलसी चुनाव को लेकर अब उत्तर प्रदेश में जो है वो सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, और ऐसे में क्योंकि समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना चेहरा बनाया है, तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं एमएलसी चुनाव के लिए। आपको बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य नामांकन दाखिल करेंगे। इस पर खास जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जुड़ गए। जी नीरज, आज स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? जी लता जी, मैं आपको बताना चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब से बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें वो हार गए, लेकिन उसके बावजूद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर विधान परिषद में भेजने का फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत आज 12:30 बजे वो नामांकन करेंगे। समाजवादी पार्टी से कई बड़े चेहरे उनके साथ नामांकन करने जाएंगे। आशंका जताई जा रही है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव स्वयं उनके साथ जाएंगे उनके नामांकन में। तो कुल मिला के आज 12:30 बजे स्वामी प्रसाद मौर्य विधान परिषद के लिए नामांकन करेंगे। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका नीरज, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार इस तरीके से आप सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश में होने वाले एमएलसी चुनाव जो कुछ सीटों पर होने हैं उस पर टिकी हुई है। इसको लेकर आज आपको बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिनके साथ अखिलेश यादव भी साथ में मौजूद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बुलंदशहर का दौरा आज है। नगर पालिका सीएचसी पीएचसी गौशाला का निरीक्षण करेंगे। सांसद और विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे वित्त मंत्री। इसके अलावा सुरेश खन्ना पत्रकारों के साथ भी वार्ता करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुरेश खन्ना आपको बताएं कि बुलंदशहर के दौरे पर है, जहां पर नगर पालिका सीएचसी पीएचसी गौशाला का निरीक्षण वो करेंगे। सांसद और विधायकों के साथ खास बैठक करने वाले हैं, और इसके अलावा पत्रकारों से भी मुखातिब आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। ट्विटर पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में कर्नलगंज पुलिस ने भाजपा नेता हर्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। हर्षित श्रीवास्तव भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री हैं और पूर्व में डीएवी कॉलेज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट पर दरअसल अपने ट्विटर अकाउंट का ट्वीट पोस्ट किया था, जिसमें धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस सक्रिय हुई और आनन फानन में इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A, 507 और 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीना ने लोगों से अपील की है कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे शहर का माहौल खराब हो।
वहीं कानपुर हिंसा मामले में पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा का बयान, किसी निर्दोष को नहीं भेजा जाएगा जेल। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कानपुर हिंसा को लेकर ये बयान देते हुए कहा है कि किसी भी निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर हालांकि जांच चल रही है। किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई अगर हुई तो मुझसे संपर्क करें। ज्वाइंट सीपी की निगरानी में पुख्ता सबूत के आधार पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। कार्रवाई से पहले सारी जांच के बाद ही गिरफ्तार करने के भी निर्देश साफ तौर पर पुलिस कमिश्नर ने दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां जिसमें ज्वाइंट सीपी की निगरानी में पुख्ता सबूत के आधार पर गिरफ्तारियां हो रही हैं और कार्रवाई से पहले सारी जांच के बाद ही गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस शहर में अमन चैन कायम करने के लिए लगातार भ्रमणशील है। जगह जगह पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी तैनात हैं, लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। मैं यह भी आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो लोग 3 तारीख की घटना में लिप्त थे, उनके हमारे पास सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज हैं। उन्हीं के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मात्र वही लोग जो फुटेज के अंदर है उन पर कार्रवाई की जा रही है। मैं चाहूंगा कि आप लोग सहयोग करें, शहर के अंदर अमन चैन कायम रहे और कहीं पर भी अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि पुलिस ने किसी निर्दोष को गिरफ्तार किया है या निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो तत्काल मुझसे संपर्क करें, हमारे ज्वाइंट सीपी से संपर्क करें, हमारे संज्ञान में लेकर आए। ऐसे लोगों की जांच कराकर तत्काल उन्हें छोड़ा जाएगा। किसी भी निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। यूपी में बड़ी संख्या में पीपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। अनिल कुमार सचान बने हैं कानपुर के साइबर क्राइम थाना के पुलिस उपाधीक्षक। तो इसके अलावा मीनाक्षी शर्मा को मेरठ की मंडलाधिकारी बनाया गया है। रीता शुक्ला मेरठ की 6वीं वाहिनी पीएससी की सहायक सेनानायक बनी है। तो वहीं महेश त्यागी बरेली सीआईडी के पुलिस उपाधीक्षक बनाए गए हैं। इसके अलावा विजय कुमार, नीलम शर्मा, परवेज आलम, संजीव कुमार समेत कई लोगों के तबादले भी किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिसमें कई अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आपको बताएं इसमें यूपी में बड़ी संख्या में पीपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता के बाद अब जज को धमकी, ज्ञानवापी मामले में जज को धमकी भरा पत्र जज रवि कुमार दिवाकर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पैगंबर विवाद में बीजेपी की प्रवक्ता को पार्टी से सस्पेंड किए जाने के बाद इस्लामिक कट्टरपंथी और आतंकी संगठनों के हौसले बुलंद हैं। वे अब केवल नुपुर को ही नहीं बल्कि जजों को भी मारने की खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। काशी के ज्ञानवापी मामले में सर्वे का फैसला सुनाने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को भी पत्र भेजकर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। इस पत्र के मिलने के बाद पुलिस ने जज की सुरक्षा कड़ी कर दी है। काशी के सिविल जज रवि कुमार को दिवाकर को मंगलवार को रजिस्टर्ड मेल के जरिए यह धमकी भरा पत्र भेजा गया। इस पत्र के साथ ही कई कागज भी जज को भेजे गए थे, जिसके बाद उन्होंने यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर इस बारे में जानकारी दी है। वहीं यूपी में बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं, जिसमें 21 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है। कानपुर की डीएम भी हटाई गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया। यूपी के 21 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है, जिसमें से 9 जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हैं। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर नगर, बलिया, अलीगढ़, बस्ती, जालौन, इटावा, फिरोजाबाद के डीएम बदले गए हैं। वहीं कानपुर में हुई हिंसा के बाद नेहा शर्मा को भी हटा दिया गया। उनको स्थायी निकाय का निदेशक बनाया गया है। उनकी जगह विशाख जी को कानपुर नगर का नया डीएम बनाया गया। लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश उद्योग विभाग क्षेत्र बनाए गए हैं। इसके अलावा वहीं सूर्यपाल गंगवार लखनऊ के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं।
प्रदेश सरकार हर तरफ से यूपी के कायाकल्प में लगी हुई है, चाहे वो प्रदेश में अपराध को रोकने का काम हो या फिर प्रदेश को और सुंदर बनाना हो। आपको बताएं कि योगी सरकार हर विभाग में सफलतापूर्वक कोशिश करने में जुटी हुई है। हाल ही में अब विधान भवन, लोक भवन और बापू भवन में डायनामिक आर्किटेक्चर, प्रोग्रामेबल कलर चेंजिंग फसाद लाइटिंग लगेगी। फसाद लाइटिंग पर्यटकों और लखनऊ वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनकर उभरेगी। वहीं डायनामिक फसाद लाइटिंग में प्रकाश का रंग बदलता रहता है, इससे इमारत के रंग में भी परिवर्तन प्रतीत होता है। डायनेमिक फसाद लाइटिंग से राष्ट्रीय पर्वों पर इन भवनों का रंग तिरंगा और अन्य पर्वों के अनुसार बदला जा सकेगा। वहीं साथ ही साथ अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के आगमन पर भी उनके राष्ट्र ध्वज के अनुसार रंगों को बदला जाएगा। वहीं गेम खेलने की लत में एक बेटे ने अपनी ही मां की जान ले ली। मोबाइल पर गेम खेलने की लत कितनी घातक है, इसका अंदाजा आप इस घटना से लगा सकते हैं। दरअसल राजधानी लखनऊ के पिजवाई इलाके के पंचम खेड़ा यमुनापुरम में एक 16 साल के किशोर को मोबाइल पर बैटल ग्राउंड गेम खेलने की ऐसी लत लगी थी कि उसने मां के मना करने पर मां को गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद 10 साल की बहन को धमकाया। 3 दिन तक बहन के साथ घर के अंदर ही रहा और फिर जब दुर्गंध बर्दाश्त नहीं हुई तो पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी और कहा कि एक युवक ने मेरी मां की हत्या कर दी है। वहीं पुलिस जब सूचना पर पहुंची तो पूछताछ में घटना का पर्दाफाश हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।